नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सक्सेना टीम कल्याणी आईएएस की इस प्रारंभिक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ हुमायूं को ख़त्म किया था और जब हमने हुमायूं पढ़ा था तो हमने देखा था कि हुमायूं के शेर शाह सूरी के साथ दो युद्ध हुए थे। क्रमशः ये दो युद्ध थे, एक था 1539 में चौसा का युद्ध और दूसरा 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की फाइनली पराजय होती है और हुमायूं को दर दर की ठोकरें खाते हुए दिल्ली सत्ता छोड़नी पड़ती है और इसके बाद शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लिया जाता है। हुमायूं का हमने देखा था कि उसका दो बार जो है आप कह सकते हैं दिल्ली की सत्ता पर अधिकार बनता है। तो 1540 में हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ता है, लेकिन वापस हुमायूं अपनी शक्ति को संगठित करता और 1555 में वापस दिल्ली को हथियाने में सफल हो जाता है। तो ये जो बीच में शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया जाता है, दिल्ली पर अपना शासन शुरू कर दिया जाता है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बीच में हमने देखा था कि मुगलों की सत्ता छिन गई थी और अफगानों के द्वारा जो है दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया गया था। आज हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल था वह हमें 1540 से 1545 के मध्य देखने को मिलता है। अगर मैं शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करूं तो शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में नरनौल नामक जगह पर हुआ था। अगर शेर शाह सूरी के मूल नाम की बात करूं तो इसका मूल नाम फरीद था। शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। अब अगर हम लोग शेर शाह सूरी के द्वारा ली हुई उपाधियों की बात करें तो इसके द्वारा शेर खां, हजरत आला और सुल्तान उल अदल की उपाधि ली हुई थी। राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो इसका राज्याभिषेक 10 जून 1540 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अब शेर शाह सूरी की अगर हम विजय अभियानों की बात करें तो शेर शाह सूरी के द्वारा मालवा को विजित किया गया था। इसके अलावा रायसीन विजय भी हुई थी 1543 में, मारवाड़ को जीता गया था, चित्तौड़ और कालिंजर पर भी इसके द्वारा अभियान किया गया था, जो कि अंतिम 1545 में होता है। आइए हम इन अभियानों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मालवा विजय पढ़ते हैं 1545 में जो ये अभियान हुआ था। अगर बात करी जाए मालवा की तो मालवा पर उस समय मल्लू खां नाम के एक व्यक्ति का अधिकार हुआ करता था। किसका अधिकार था? मल्लू खां नाम के व्यक्ति का। अब मालवा पर क्यों आक्रमण किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा? क्योंकि मालवा जो है दिल्ली के उस समय बहुत निकट था। मालवा की जो सीमाएं थी वो दिल्ली से लगती हुई थी। इसके अलावा अगर हम और एक कारण देखें तो मालवा को जो है शेर शाह सूरी अपने अधीन लाना चाहता था। इसके पीछे अगर हम देखें तो मल्लू खां जो व्यक्ति था, जो अभी मैंने आपको बताया मालवा का शासक था, इसके द्वारा जो शेर शाह का पुत्र था जिसका नाम कुतुब था, इसको सहायता नहीं दी गई थी। जब मुगलों के विरुद्ध युद्ध हुआ था तो मल्लू खां ने शेर शाह के पुत्र कुतुब शाह को सहायता नहीं दी थी। तो ये एक और कारण था जो कि शेर शाह के दिमाग में था कि मुझे जो है मल्लू खां को पराजित करना है, मालवा को दिल्ली में मिलाना है। तो ये मैंने आपको दो कारण बताए कि मालवा जो है दिल्ली के निकट था और शेर खां के द्वारा जो है शेर शाह का जो पुत्र था कुतुब, उसकी सहायता नहीं की गई थी जब मुगलों के विरुद्ध इसका अभियान हुआ था। 1542 में शेर शाह ने मालवा के विरुद्ध प्रस्थान किया था और रास्ते में ग्वालियर पड़ा था। ग्वालियर पर इसने पहले अधिकार किया। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो इस समय जो ग्वालियर का शासक था वह पूरनमाल नाम का व्यक्ति था। पूरनमल जो है शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद शेर शाह आगे बढ़ता है, मांडू और उज्जैन पर भी अपना अधिकार जमा लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शेर शाह ने जो है मालवा को अपने अधीन कर लिया था। अब आइए हम दूसरा अभियान देखते हैं। दूसरा अभियान 1543 में रायसीन विजय नाम का ये अभियान हुआ था 1543 में। अब अगर हम रायसीन की बात करें तो यहाँ का शासक जो था वो पूरनमल था और ये एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इसके अलावा
अगर हम बात करें रायसीन की तो 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण कर दिया था। काफी महीनों तक शेरशाह के द्वारा किले का घेरा डाले रखा गया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अब शेरशाह सूरी ने क्या किया था, तो यहाँ शेरशाह सूरी ने चालाकी से काम किया था। क्या किया था, इसने पूरनमल को यह आश्वासन दिया था कि आप हमें अगर किले को सौंप देते हैं और हम जांच करेंगे किले के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर उनके द्वारा ऐसा कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता है कि आपने किसी तरह से उनका शोषण किया है या आपने किसी तरह से उन पर अत्याचार किए हुए हैं, अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो हम किसी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम आपका किला आपको सौंप के चले जाएंगे। लेकिन जब ये किले की जांच करते हैं तो वहाँ जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे ऊपर जो है पूरनमल के द्वारा काफ़ी तरह के अत्याचार किए जाते हैं। तो जब ऐसा पता पड़ता है तो ये किले पर हमला कर देता है और पूरनमल को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो हमने देखा कि यहाँ से जो है शेरशाह सूरी जो है किले पर अपना अधिकार कर लेता है, दुर्ग पर इसका अधिकार हो जाता है। तो अब दुर्ग पर जो है अफगानों का अधिकार हो गया। ये था रायसीन अभियान। अब अगला अभियान देखते हैं हम लोग। अगला अभियान जो है मारवाड़ अभियान था। तो अगर हम बात करें मारवाड़ की तो सबसे पहले जो है शेरशाह ने मारवाड़ की ओर ही ध्यान दिया था। यहाँ का जो शासक था वह मालदेव हुआ करता था। ये एक योग्य और शक्तिशाली शासक था। ठीक है, मैं मालदेव की बात कर रहा हूँ। तो मालदेव के बारे में शेरशाह सूरी के दिमाग में ये था कि ये मेरे ऊपर कभी भी जो है हमला कर सकता। कुल मिलाकर के उसके लिए एक जीता जागता संकट था शेरशाह सूरी के लिए। ये बात शेरशाह सूरी भली भांति समझ चुका था। शेरशाह ने उसकी बढ़ती हुई जो शक्ति थी, जो वो क्षेत्र विस्तार कर रहा था, उसको नियंत्रित करने का विचार बनाया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, जोधपुर पर घेरा डाला। सबसे पहले उसने क्या किया, जोधपुर पर अपना घेरा डाला। लंबे समय तक जो है शेरशाह जोधपुर का घेरा डाले रहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। फिर से वो चालाकी से काम लेता है। अब क्या करता है शेरशाह, तो उसके जो सामंत सरदार होते हैं उनमें वो फूट डलवा देता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया। अब जो मालदेव था, जो यहाँ का शासक था, उसने युद्ध करने का साहस छोड़ दिया, क्योंकि उसके जो मुख्य सरदार थे वो शेरशाह सूरी से जाके मिल जाते हैं। वह भाग जाता है, गुजरात पहुंच जाता है और वहां पहुंच के सीवाना के दुर्ग में जाकर के यह शरण भी ले लेता है। इस समय जो राजपूत थे उनकी वीरता से प्रभावित हुआ था शेरशाह, और उसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसा शेरशाह सूरी ने किस अभियान के दौरान ये बात बोली थी कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया है। तो दोस्तों ये था मारवाड़ का अभियान। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला अभियान चित्तौड़ अभियान है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ का शासक था राणा उदय सिंह, जो कि अल्पवयस्क था। ठीक है, अब इसके द्वारा युद्ध नहीं किया जाता है, शेरशाह से कोई युद्ध नहीं करता और ये आत्मसमर्पण कर देता है। तो शेरशाह ने जो है चित्तौड़ के दुर्ग पर आसानी से ही अधिकार कर लिया था। कोई उसे दिक्कत नहीं आई, कोई महीनों घेरा नहीं डालना पड़ा और चित्तौड़ का जो दुर्ग था आसानी से शेरशाह के हाथों में आ जाता है। अगला अभियान कालिंजर पर अभियान था 22 मई 1545 ईस्वी में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा था, तो वह कालिंजर पर अभियान था 1545 में। ये कहाँ पर है, तो ये बांदा के पास में स्थित है। किला बांदा यूपी में आता है। अब यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक कीरत सिंह नाम का व्यक्ति था। ये चंदेल वंश से संबंधित व्यक्ति था। काफी महीनों तक यहाँ पर भी शेरशाह घेरा डाला रहा, उसे सफलता नहीं मिलती है। इनके पास, शेरशाह सूरी के पास तोपें हुआ करती थी, तो उससे जो है इसने आदेश दिया कि किले की जो दीवारें हैं उनको बारूद से उड़ा दी जाए। अब क्या होता है, बारूद से भरा हुआ एक गोला किले की दीवार पर जाता है, वहां जाके वो फटता नहीं है, वहां से वो टकरा करके आता है और शेरशाह सूरी के पास आके गिरता, जहां बहुत सारे बारूद के गोले रखे हुए थे।
वो सारे बारूद के गोले जल जाते हैं, शेरशाह भी जल जाता है उससे, और कुछ समय बाद जो है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अफगानों ने शाम तक जो है किले पर अपना अधिकार भी कर लिया था। कुल मिलाकर के अफगानों को किला जीतने में तो सफलता मिल गई थी, लेकिन इस अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, कालिंजर का अभियान 1545 ईस्वी में। आइए हम लोग अब उसके केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँगा दीवाने वजारत की, दीवाने इंशा की, दीवाने आरिस की और दीवाने रसालत की। ये क्या थे, आइए हम इनको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दीवाने वजारत के बारे में। इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये डिपार्टमेंट, ये विभाग किससे संबंधित थे, क्या काम इनके द्वारा किया जाता था, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं बात करूं दीवाने वजारत की, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, शेरशाह सूरी की केंद्रीय सरकार थी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट विभाग था ये। इसका प्रधान कौन होता था? इसका प्रधान वजीर ही होता था। दीवाने वजारत का प्रधान कौन होता था? वजीर होता था। अब क्या मेन कार्य किए जाते थे इसके द्वारा? तो जो भी राज्य का जो आय व्यय होता था, जो इनकम एक्सपेंडिचर होता था, उसकी देखभाल, उनका देखरेख करना दीवाने वजारत का ही काम होता था। इसके अलावा जो भी अन्य विभाग थे, उनके जो काम होते थे, उनका सर्वेक्षण करना, उनका सुपरविजन करना भी दीवाने वजारत विभाग का ही दायित्व था, काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब दीवाने आरिस के बारे में भी हम लोग बात कर लें, तो ये क्या था? ये एक सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और इसका जो चीफ, जो मुख्य अधिकारी होता था, उसे आरेज़ मुमालिक कहा जाता था। अब क्या करना होता था इनको? तो जो सेना थी उसका संगठन करना, उनके अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनका वेतन, रसद आदि इन सब की व्यवस्था करना इस विभाग की जिम्मेदारी होती थी। तो ये तो था दीवाने आरिस के बारे में। अगला विभाग दीवाने रसालत। अब इस विभाग को जो है दीवाने मोहतसब भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने मोहतसिब। क्या करते थे? तो जैसे विदेश मंत्री होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, वैसा ही काम इसका भी होता था। तो आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी से संबंधित, वैदेशिक मामलों से संबंधित सारे मामलों की देखभाल करना इस विभाग का ही दायित्व होता था। तो याद रखिएगा, वैदेशिक नीति, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित दीवाने आरिस की जिम्मेदारी होती थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दीवाने इंशा विभाग के बारे में। तो एक तरीके से ये सचिवालय था, आप कह सकते हैं शाही सचिवालय था। जो सुल्तान था, जो शेरशाह सूरी था, उसका ही सचिवालय, सेक्रेटेरिएट था। तो इसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसे दबीर मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दबीर मुमालिक। तो जो भी शाही फरमान होते थे, राजा के आदेश होते थे, उनको क्या करना होता था? लिपिबद्ध कराना होता था, इस विभाग की जिम्मेदारी थी। और इसके अलावा जो भी अलग अलग और विभिन्न विभाग होते थे, उनको इनका पालन करने के लिए उन अधिकारियों के पास भेजा जाता था। जैसे आज हम अगर बात करें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की, है ना, तो उसका काम भी यही होता है कि जितने भी अन्य डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज होती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको जो भी डिसीजंस लिए गए उनको पहुंचाना, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी होती है। तो इसी तरह से दीवाने इंशा की भी यही जिम्मेदारी थी। अब अगला हम लोग न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी के समय में न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो शेरशाह सूरी जो है प्रत्येक बुधवार की शाम को न्याय करने के लिए खुद बैठा करता था। कब बैठता था? बुधवार की शाम को। ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा उसने एक उपाधि भी ले रखी थी जिसको सुल्तान उल अदल कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस उपाधि को? सुल्तान उल अदल की उपाधि भी इसने ले रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये न्याय करता था तो उस समय ये बहुत निष्पक्ष रहता था और इसका जो न्याय था बहुत कठोर था। अब अगर हम बात करें, अगर लगान से संबंधित अगर मुकदमे आते थे तो उनका निर्णय मुंसिफ, अगर परगने में आ रहे हैं ऐसे मुकदमे तो उनका निर्णय जो है मुंसिफ के द्वारा किए जाते थे, और अगर सरकारों में आते थे ऐसे मुकदमे तो उनका निर्णय जो है मुंसिफान के द्वारा किए जाते थे। अगर फौजदारी मुकदमे आते थे तो उनके निर्णय जो है शिकदार या शिकदार दरान के द्वारा किए जाते थे। तो ये तो न्याय व्यवस्था थी, है ना।
अब यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, एक शब्द एटलीस्ट परगनों में मुंसिफ के द्वारा किया जाता था, और फौजदारी मुकदमे जो थे वो शिकदार या शिकदार दरान करते थे। तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना चाहिए इसमें। अगर हम असैनिक मुकदमों की बात करें, यानी सेना से संबंधित जो मुकदमे नहीं आते थे, तो उनका डिसीजन काजी के द्वारा किया जाता था। अब अगर गांव में कोई मुकदमे आते थे तो उनके डिसीजन ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाते थे। तो ये तो थी न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके द्वारा सड़कें बनवाई गई थी, जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं उनकी लंबाई काफ़ी देखने को मिली। तो शेर शाह के द्वारा वैसे तो कई सड़कें बनवाई गई, उनका निर्माण करवाया गया, पुरानी सड़कें जो थी उनकी मरम्मत करवाई गई, लेकिन 4 सड़कें जो हैं इसके द्वारा बनवाई गई थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आइए एक बार देख लेते कौन कौन सी थी। एक सड़क जो है बंगाल में सोनार गांव से शुरू होती थी, तो ये दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी? अटक तक जाती थी। इसके अलावा एक सड़क उसने आगरा से बुरहानपुर तक बनवाई थी। एक और मैं बात करूं तो एक सड़क उसने आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक बनवाई थी। तो कहां से कहां तक हो गई? आगरा से एक चित्तौड़ तक हो गई, एक आगरा से बुरहानपुर हो गई। बुरहानपुर आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है। देन एक सड़क इसने लाहौर से मुल्तान तक भी बनवाई थी। तो ये 4 मुख्य सड़कें थी जो इसके द्वारा बनवाई गई थी। अगर हम सरायों की बात करें तो इसके द्वारा 1700 सराय बनवाए गए थे, और इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों के ठहरने के लिए अलग अलग पृथक व्यवस्थाएं भी करवाई गई थी। तो ये तो देखा हमने इसके निर्माण कार्य जो सड़कें और सराय से संबंधित थे। अब हम देखते हैं मुद्रा व्यवस्था के बारे में। तो शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। उसके द्वारा जो पुराने घिसे पिटे सिक्के थे उनके स्थान पर शुद्ध चांदी के रुपए, चांदी का रुपया है ना, जो कि 180 ग्रेन का होता था, और तांबे का दाम, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या याद रखना है? वो रुपया लाया था और दाम लाया था। अब रुपया काय का था तो ये चांदी का था, और दाम काय का था तो ये तांबे का था। ठीक है, आप अगर 180 ग्रेन और 380 ग्रेन याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब शेरशाह के समय टकसालें काफ़ी मात्रा में थी, तो 23 टकसालें थी शेरशाह के समय में। कितनी थी? 23 टकसालें हुआ करती थी। इसके अलावा उसके सिक्कों पर शेरशाह का नाम है ना, तो अरबी लिपि या नागरी लिपि में देखने को मिला है। उसका पद और उसका नाम जो है ये अरबी या नागरी लिपि में ही अंकित मिला है हमको। इसके अलावा हम बात करें तो जायसी का नाम आपने सुना होगा अगर, तो पद्मावत बहुत फेमस है। ये जायसी की लिखी हुई किताब है पद्मावत, वो इसी के काल में लिखी गई थी जायसी के द्वारा। इसके अलावा शेरशाह के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिया गया था, सरदारों को जागीरें दी गई थी, और इसके द्वारा जो घोड़ों को भर्ती करने में या सैनिकों के भर्ती करने में जो भी बेईमानी की जाती थी उसको रोकने के लिए जो घोड़ों की दागने की प्रथा थी और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा थी, इसको इसने अपनाया था। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये दाग प्रथा और हुलिया प्रथा कौन लाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई हुई थी। इस प्रथा को इसके द्वारा कंटिन्यू रखा गया था। आइए अब हम इसके द्वारा बनाई हुई भवन इमारतों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी सीमा की, तो यहाँ इसने रोहतासगढ़ नामक एक किला बनवाया था। दिल्ली में दिल्ली का जो पुराना किला है वो भी इसी के द्वारा बनवाया हुआ है, दिल्ली का पुराना किला। इसके अलावा इसके द्वारा कन्नौज नगर को बर्बाद किया गया था और शेरसूर नामक एक नगर बसाया गया था। शेरसूर नामक एक नगर बसाया था कन्नौज नगर को बर्बाद करके। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को क्या कहा है कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। इसके अलावा कानूनगो ने, एक इतिहासकार थे कानूनगो, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेरशाह सूरी के बारे में कानूनगो ने कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू हुआ करता था। आइए हम इसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं कैसी थी। तो अगर हम बात करें कि इसके राज्य का जो मुख्य सोर्स था
तो वह भूमि से लिया जाने वाला कर ही हुआ करता था, भूमि पर लेने वाला कर था और इसे लगान ही कहा जाता था। अब जो लगान व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। तो रैयतवाड़ी क्या था? अगर हम किसानों से सीधे संपर्क में हैं, प्रत्यक्ष संपर्क में हैं और उनसे हम डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ करती थी। तो प्रत्यक्ष संपर्क ही जो है शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब क्या व्यवस्था थी? तो उत्पादन के आधार पर ही इसके द्वारा भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पर जमीन को 3 श्रेणी में विभाजित किया था। अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि, ये 3 तरह से इसने डिवीजन किया था। अब भूमि पर निर्धारण के लिए इसने राई, तो एक फसलदारों की जो सूची थी वो बनवाई थी और फसलदारों की सूची के आधार पर इसने राई का निर्धारण किया था। अब ये जो रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था थी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये मुल्तान को छोड़ करके सभी राज्य में ये लागू थी। तो ये याद रखना है कि ये मुल्तान में बस लागू नहीं थी, शेष सभी राज्यों में ये इनकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब शेरशाह सूरी ने भूमि की नाप के लिए क्या व्यवस्था करी थी? तो इसके लिए सिकंदरी गज, जो कि 39 अंगुल या 32 इंच, या इसको आप कह सकते हैं कि इसके लिए इसने सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। अब क्या था? तो ये जो लगान था उत्पादन का 1/3 भाग था, है ना। लेकिन मुल्तान में ये व्यवस्था अलग थी, उत्पादन का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था। तो बाकी राज्यों से 1/3 भाग लिया जाता था तो उत्पादन का, लेकिन मुल्तान से उत्पादन का 1/4 लिया जाता था। तो ये आपको याद रखना होगा, दोनों जगह से आप कह सकते हैं अलग अलग व्यवस्था थी कर लेने की। अब आइए हम लोग शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बारे में देख लेते हैं। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह सूरी, जो कि 1545 से 1553 तक शासक बनता है, उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह बहुत ही कम समय के लिए, और फिरोज शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद आदिल शाह, जो कि 53 से 55 तक रहता है, और 55 में वापस हुमायूं जो है इसको हरा करके और दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो ये था दोस्तों हमारा जो है बीच में जो अफगान सत्ता आती है, जिसमें मुख्यतः हमको शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना होता है। अगले लेक्चर में हम लोग दोस्तों अकबर के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए। नमस्कार।